हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ऐसे ब्लॉग्स में। आज हम बात करेंगे कि लोन लेते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। बेसिकली अभी मेरे पास बहुत सी क्वेरियाँ आ रही थी कि आपने जो लोन लिया है कैसे लिया है और किस तरीके से आपने इसका अमाउंट डिसबर्स किया है, उसके बारे में आज मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। तो फाइनली मेरे पास क्वेरीज़ बहुत सारी थी और बहुत टाइम से लोग मेरे को पूछ रहे थे। कमेंट में तो खैर लोगों ने बहुत कम नहीं पूछा है, लेकिन मेरे को फिज़िकली जैसे मैं किसी दोस्त से मिलता था तो वो मेरे से पूछ लिया, या फिर किसी और ने कोई और रेफरेंसेस होते थे वो मेरे को फ़ोन करके पूछते थे कि भाई ये क्या होता है, कैसे होता है। तो आज मैं आप सबसे सारे के सारी जितनी भी क्वेरीज़ हैं सब के बारे में पूरे डिटेल के साथ बात करूँगा और इनका सॉल्यूशन भी दूँगा। बेसिकली होता क्या है कि हम कोई भी लोन लेते हैं, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, या फिर बाइक लोन हो, कुछ भी, टू व्हीलर लोन, थ्री व्हीलर लोन, कुछ भी लोन हो, तो बेसिकली क्या चाहिए होता है, हम दो तरह से हमें लोन प्रोवाइड होता है। पहला होता है बैंक की तरफ से, सेकंड होता है आपका टीपी की तरफ से। टीपी इट में थर्ड पार्टी, मैं इसको थर्ड पार्टी कंसीडर कर रहा हूँ। थर्ड पार्टी में आपका कुछ भी हो सकता है। बैंक के डिटेल्स आपको पहले से ही पता होंगे कि बैंक का नाम जुड़ा होता है, बैंक की डिटेल्स होती हैं, एक्सेट्रा सब कुछ चीज़ें, ठीक है। और जो आप टीपी है, टीपी में कभी जैसे कि हीरो फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, इस टाइप की चीज़ें, फाइनेंस वाले जब फाइनेंस का नाम जुड़ा होगा वो एक टीपी होगा। मैं उसको टीपी नाम दे रहा हूँ, आप उस हिसाब से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर हम ले रहे हैं तो उसके लिए बैंक या कोई टीपी, जिन सबको सबसे पहले चाहिए सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में कुछ भी चीज़ हो सकती है। सपोज दैट आपने टू व्हीलर लोन लिया, टू व्हीलर लोन के अंदर आपको चाहिए उस कंपनी को जो आपको लोन प्रोवाइड कर रही है वो उसको आप सिक्योरिटी दे रहे हो। सिक्योरिटी में आपका कुछ भी हो सकता है। आपका वो सैलरी स्लिप लेंगे, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पूरी डिटेल वगैरह, पूरा सब कुछ, बिजली का बिल, ये फलाना ठिकाना, ये सब चीज़ें लेंगे। इस हिसाब से वो अपनी एक सिक्योरिटी का इंश्योर हो जाते हैं कि हाँ भाई ये अमाउंट जो हम दे रहे हैं वो रिकवर हो जाएगा एटलीस्ट। मतलब इनका एक यही फंडा होता है, सब तरीके से एक कंक्लूजन निकल के आता है कि भाई वो अपने अमाउंट में किसी भी हिसाब से लॉस नहीं चाहते हैं, इसलिए वो ये अमाउंट दे देते हैं। चलो ठीक है, पहले बात करते हैं बाइक लोन के लिए। तो बाइक या टू व्हीलर या फोर कार लोन के लिए मैं इसके लिए पहले मैं बात कर रहा हूँ। मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला मेरा टू व्हीलर लोन या फोर व्हीलर लोन जो भी है, सेकंड इज़ होम लोन। एंड इसमें पहला जो है बाइक लोन या कार लोन जो है, इसको हम लेते कैसे। हम गए शोरूम में, गाड़ी देखा, पसंद किया, लिया। अब आते हैं, कुछ लोग कैश में ले लेते हैं या फिर अपने अकाउंट के थ्रू ले लेते हैं, पर जिनके पास पैसा नहीं होता है या फिर जो एकदम से सारा अमाउंट कलेक्ट करके नहीं दे सकते हैं या कुछ और रीज़न से, वो लेते हैं लोन। अब लोन के लिए क्या चाहिए, लोन के लिए उनके पास पूरी डिटेल जाएंगी, वो वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको इंस्टेंट या एक दिन बाद या 2 दिन बाद जो भी रहेगा उसमें आपको आपका टू व्हीलर पर जो है लोन काट के दे देंगे कि हाँ भाई ये इन्होंने कंपनी को पे कर दिया है। और इसमें आपका एक जो डिसबर्स अमाउंट है, इसको हमेशा आपको ध्यान में रखना होता है कि डिसबर्स अमाउंट में आपका कितना परसेंट आप पे इंटरेस्ट लग रहा है, ये कितना परसेंट इंटरेस्ट वो ले रहे हैं, ये आपका उस लेटर पे लिखा हुआ रहेगा। ये आपको पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप उस हिसाब से ही वो पर ईयर का कैलकुलेट होगा और वो प्रिंसिपल अमाउंट पे कटता हुआ जाएगा। ये आपकी कैलकुलेशन आप जब आप लोन लेंगे तब आप उसको अमाउंट, एक स्ट्रक्चर बन रखा होता है, उन्होंने बना रखा होता है पहले से ही। आप उसको देखिए, पहले प्रॉपर चेक कीजिए कि आपको ये है, कितने का था, एक्चुअल अमाउंट क्या है, कितना आप पे कर रहे हैं। इस हिसाब से आपको वो पूरा स्ट्रक्चर बताएंगे, पूरा कैलकुलेट करके देंगे। अब उस हिसाब से आप अपना अमाउंट जो आपको चाहिए वो आप लीजिए और आप फाइनल कीजिए, ठीक है। तो पहला हो गया आपका ये। अब इसमें क्या चीज़ चाहिए, मान के चलिए कि अब मैंने गाड़ी ली है, ठीक है। तो गाड़ी लेने के बाद मैंने क्या किया, मैंने आरसी पे क्या होता है, आरसी पे हाइपोथेकेशंस लिखा हुआ होता है। हाइपोथेकेशंस बेसिकली क्या होता है, तो हाइपोथेकेशंस बेसिकली ये होता है कि जब आपको इस गाड़ी का कभी कोई टीपी क्लेम आता है, कोई क्लेम आता है, तो वो किस पर्सन को जाएगा उसमें क्लियरली मेंशन होता है। अगर वो हाइपोथेकेशंस आपका हटा हुआ है, एसपी की जगह पर आपका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो आपको अमाउंट आएगा।
अगर वो किसी बैंक का नाम लिखा है तो उस केस में पहले अगर क्लेम हुआ है तो पहले अमाउंट जाएगा उसको, जिस बैंक को ये अमाउंट, मतलब जिस बैंक पे ये क्लेम हुआ है, जिस बैंक का ये नाम है उस बैंक को ये अमाउंट जाएगा, फिर वहाँ से आपको क्लेम का अमाउंट मिलेगा। तो इसलिए ये हमेशा जब भी आप कोई गाड़ी ले रहे हो, बाइक ले रहे हो, उसमें हाइपोथेकेशंस, विथ हाइपोथेकेशंस और विदाउट हाइपोथेकेशंस आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपको क्लियरली वो बताएंगे। और ये चीज़ सारे के सारे एज ए रिटर्न अगर आप चाहो तो शोरूम वालों से किसी से भी आप रिटर्न में ले लीजिए, वो आपको क्लियरली बताएंगे। ये चीज़ क्लियर, आप गाड़ी ले आएंगे। आप गाड़ी ले आए जिस दिन आपका अमाउंट पूरा क्लियर हो गया, चाहे वो कंपनी, चाहे वो अपने बैंक से लिया हो, चाहे वो आपने टीपी से लिया हो, किसी से भी लिया हो, ठीक है, XYZ, जिस दिन आपका अमाउंट क्लियर हो गया उस दिन आपको एनओसी दे दी जाएगी। एनओसी इट मीन्स कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आपको मिलेगा बैंक की तरफ से, टीपी की तरफ से, जहाँ से भी है यहाँ से मिलेगा। आप वहाँ से कलेक्ट कीजिए और अपने आरसी पर अपना हाइपोथेकेशन को चेंज कीजिए। उसके बिहाफ पर ही आप अपनी गाड़ी को बेच सकते हैं, या कहीं, या इस गाड़ी को तभी बेचा जा सकता है, या मैं ये कहूँ कि इस गाड़ी को तभी बेचा जा सकता है जब इसकी हाइपोथेकेशन हट जाएगी। हाइपोथेकेशन तब हटेगी जब आपका लोन अमाउंट क्लियर होगा। तो लोन अमाउंट क्लियर पहले करें, उसके बाद ही आपकी गाड़ी ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है। तो पहला तो ये आपका क्लियर, चाहे वो गाड़ी में हो, ट्रक में हो, बाइक में हो, कार में हो, कुछ भी हो, XYZ, जितने भी व्हीकल्स हैं उसमें सबका साथ सेम ही फंडा चलता है। अगर इस बीच मान के चलिए अगर आपने कोई अमाउंट, अगर आपने मिस आउट कर दिया, मान के चलिए मिस हो गया है, ठीक है, आप नहीं पे कर पाए, आपने मिस हो गया, अब क्या होगा इस केस में? पहले आपको 3 वार्निंग लेटर दिए जाएंगे। मे भी हो सकता है कि हर एक शोरूम का या फिर हर एक टीपी का एक अलग अलग रूल हो। बेसिकली इन चीज़ों में मैं घुसूंगा नहीं, होता यही है, फ़ोन करेंगे, नहीं पे कर सकते, ठीक है, आपकी गाड़ी उठाई, उधर दे दिया, रख दिया उन्होंने, ठीक है, जब तक आप पेमेंट का आपकी पूरी क्लियर नहीं होगी, जब तक आपकी वो गाड़ी है वहाँ से आपको लेके जाने नहीं देंगे। तो इस तरह का खैर ये फंडे चलते हैं। तो हो सके तो अपना टाइम टू टाइम पहले तो आप लोन क्लियर कीजिए, पहला तो यही है। उसके बाद ही आप आगे प्रोसेस करिए, आगे चीज़ों को देखिए कि हाँ भी किस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, या फिर किस तरह इसका आउटपुट है। तो चलो ये चीज़ हुई ख़त्म यहीं पर ही। अब सेकंड चीज़ आते हैं होम लोन पे। होम लोन बेसिकली क्या होता है कि हमने घर लिया, पसंद आया घर लिया। अब घर लेने के लिए सबसे पहले, होम लोन लेने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भी इसमें चाहिए, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए रजिस्ट्री की चेन। रजिस्ट्री चेन इट मीन्स कि ABC, मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है, ABCDE, ठीक है, A ने बेचा B को, B ने C को, C ने D को, D ने E को। अब इनके बीच में चेन होनी चाहिए, इनके जो पेपर हैं, पेपर वर्क पूरे कंप्लीट होने चाहिए, रजिस्ट्री के पूरे पेपर होने चाहिए। इसमें पेपरों में सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन होती हैं। बेसिकली चेन चलती हुई आती है जो बताती है कि ये ज़मीन इसकी थी, इसने इतने में खरीदी, पहले इसका रेट क्या था, अब क्या है, ऐसे करते करते पहले आप इसको पढ़िए, पूरा क्लियरली पढ़िए कि क्या है क्या नहीं है, कब से चलती हुई आ रही, कब से है रजिस्टर्ड ऑफिस में, कब से रजिस्टर्ड चीज़ें हैं, कब से नहीं है। अगर किसी भी प्रॉपर्टी का चेन, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर किसी भी प्रॉपर्टी का चेन आपको लग रहा है कि ये कट रहा है, सपोज ABCD तक आया, ई का कोई है ही नहीं, ई का कोई रिकॉर्ड ही नहीं आपके पास, या फिर आपको मिला नहीं, ये पुराना बंदा कोई बोलता है कि नहीं यार ये तो है ही नहीं, तो उससे वो प्रॉपर्टी आप उसी टाइम पे कट कर दीजिए, मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आप अभी आपको दिक्कत भले नहीं लगेगी, भले अभी आप किसी भी तरह सांठ गांठ करके ले लीजिए, या फिर ऊपर नीचे किसी को पैसे खिला के ले लीजिए, लेकिन बाद में जब ये रजिस्टर्ड चीज़ें होंगी उस टाइम पर आपकी प्रॉपर्टी ज़ीरो है, चाहे आप किसी भी वैल्यू के हिसाब से देख लीजिए, मे भी आप अभी रह रहे हो या जो भी हो। तो पहला चीज़ ये है, पहला डॉक्यूमेंट्स तो आपका सबसे पहले रजिस्ट्री चेन। सेकंड, आपका सारे इलेक्ट्रिसिटी जितने भी बिल आते हैं सारे के सारे आप चेक कर लीजिए, क्या है किसके नाम से है, जो लास्ट ऑनर है उसी के नाम से ही सारी चीज़ें ट्रांसफर होनी चाहिए, उसके अलावा किसी के नाम पे नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ आपको ये इलेक्ट्रिसिटी के जितना भी जो ऑफिस है, इसके 10 चक्कर या जो भी है चक्कर पे लगाने पड़ेंगे, मे भी आपको सोल्यूशन मिले ना मिले, वो भी एक चीज़ है, उसका भी अलग फंडा है, ठीक है। पहले तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं, एक इसका आपको रजिस्ट्री चेन, एक आपका बिजली का बिल, थर्ड आपका बिजली के साथ साथ सीवर की लाइंस का बिल। सीवर्स के कुछ गलियों या कुछ घरों के आसपास कनेक्शंस बढ़ते हैं, ये
प्रॉपरली उस हर स्टेट वाइज कटते हैं, ठीक है। तो स्टेट वाइज जो कटते हैं तो स्टेट वाइज क्या करते हैं, ये सेक्टर में भी सेम ही है, ऐसा नहीं कि सेक्टर में कुछ अलग है, सेक्टर में भी सेम है। तो ये क्या करते हैं कि भाई ये सीवर का एक अलग से कनेक्शन निकालते हैं, उसी में ही वो कनेक्शन हर जिसको अपने घर के आगे लगाना है या फिर जो भी है वो बंदा कनेक्शन लेगा। अब वो MCF, MCD, MCG जो भी है, मैं अभी फरीदाबाद में रहता हूँ, मैं फरीदाबाद की बात कर रहा हूँ, मैंने MCF का कनेक्शन पहले से ही ले रखा था। जो भी है कनेक्शन के पेपर्स सारे आपको चेक कर लेने हैं कि ये पेपर्स आपके पूरे क्लियर हैं। 3 चीज़ें होगी, बिजली का, सीवर का और चेन का। थर्ड आता पानी का, फोर्थ आता आपका पानी का। पानी के बिल में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, पानी के बिल आपका लास्ट जो है क्लियर होना चाहिए, लास्ट मंथ का या लास्ट 3 मंथ का आपका जो भी है, 6 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का, क्योंकि पानी का बिल ज़्यादा आता नहीं है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का अगर होता भी है तो 1500 रुपये ही होता है मैक्सिमम, बट वो होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपने चेक कर लेने हैं। जिस बायर से आप ले रहे हैं उस बायर से लेते टाइम पे, जिस टाइम पे आप टोकन मनी बयाना जिसको बोलते हैं, जो टोकन मनी आप दे रहे हैं उसका एक आप एग्रीमेंट ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये चीज़ बाद में काम आती है। क्या होता है कि फरीदाबाद हो या गुड़गांव हो या कोई भी हो, ये कोई भी बयाने का अमाउंट कभी वापस रिफंडेबल नहीं होता है, कभी नहीं होता है, टोकन मनी जिसको बोलते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, कुछ लोग बयाना का अमाउंट दे चुके होते हैं, उनका लोन प्रोसेस नहीं हो रखा होता है। अब मालिक जो बयाना का अमाउंट दे चुका है, जो अमाउंट ले चुका है सॉरी, वो वापस देने को राज़ी नहीं होता है, वो नहीं देते हैं। बेसिकली यही चलता है, डीलर भी इसी चीज़ में पैसा खाते हैं, डीलर भी मिले हुए होते हैं। बेसिकली मैं यही चीज़ समझाऊंगा। तो इस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इसी चीज़ का रखना है कि आपके जो भी आप काम कर रहे हैं, पहली चीज़ वो डॉक्यूमेंट्री पूरी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज़, आप जो भी पैसा उस बंदे को ट्रांसफ़र करेंगे वो आप सारा का सारा वाइट मनी होगा, ब्लैक मनी 0% होगा। गवर्नमेंट अलाउ करती है कि 20%, आई थिंक 20% आप ब्लैक कर सकते हो, बट मैं कहूँगा ना कीजिए। आपको जो भी उसको ट्रांजेक्शन देनी है उसको सारा का सारा अमाउंट आप वाइट में दीजिए। वाइट इट मीन्स कि आप उसको नेट बैंकिंग के थ्रू, जो भी है UPI के थ्रू, इन सब के थ्रू आप पेमेंट कीजिए, क्योंकि आपके पास फिर एक प्रॉपर एक रिकॉर्ड है हर चीज़ का, और हर चीज़ का एग्रीमेंट होना चाहिए। सपोज़ कीजिए मैंने प्रॉपर्टी लेनी है तो 30 लाख की प्रॉपर्टी मेरी है टोटल। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने टोकन मनी दिया, जो भी है आपका जितना अमाउंट है, 1 लाख 2 लाख जो भी 51,000 जो भी टोकन मनी जो ज़्यादा जाएगा। अब टोकन मनी देने से पहले आपको माइंड में ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आप लोन किससे करा रहे हैं, डॉक्यूमेंट सारे क्लियर होने चाहिए। हो सके तो पहले डॉक्यूमेंट चेक कराइए, जहाँ जिस पर्सन से आप लोन ले रहे हैं उससे पूरा चेक कराइए। वो आपको पूरा का पूरा रजिस्ट्री चेन देगा। रजिस्ट्री चेन कौन देगा? बायर देगा, सॉरी सेलर देगा। सेलर आपको पूरा रजिस्ट्री चेन देगा, उसमें पूरा कटस करके देगा, क्योंकि ओरिजिनल कोई नहीं देता, सबके सब फोटोकॉपी ही देते हैं। पूरा कटस करके देगा, आप कटस करके लेके जाइए अपने लोन वाले पर्सन के पास, उसको दिखाइए पूरा डॉक्यूमेंट्स ये है, आप बताओ। वो पूरा जब तक वो पूरा क्लियर नहीं कर देगा तब तक आप आगे मत बढ़िए, पहली चीज़ ये। सेकंड चीज़, आप जो बेच रहा है पर्सन, सेलर है जो, उसको एक रैंडम टाइम दीजिए, 6 महीने का, 3 महीने का, जो भी है, कि आपको भाई लोन डिसबर्स करने में इतना अमाउंट लगेगा, इतना टाइम लगेगा, उसको आप टाइम दीजिए कि भाई 6 महीने के अंदर तेरा सारा पेमेंट हो जाएगा। 6 महीने का एटलीस्ट तुझे रुकना पड़ेगा। 6 महीने का ही वही टाइम एंड डेट सारे के सारे आपके एग्रीमेंट में मेंशन होनी चाहिए कि भाई प्रॉपर्टी लेने से पहले 10 लाख अगर मैं पहले दूंगा तो 10 लाख मैंने पहले देना है, ठीक है, इतने तारीख को तुम्हें दूंगा तो ये देना है। ये सारे के सारे एग्रीमेंट में पूरा मेंशन होना चाहिए, प्रॉपर्ली साइन होना चाहिए। एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए, एक कॉपी जो बायर है, जो सेलर है, उसके पास होनी चाहिए, और तीसरी जो ओरिजिनल रहता है वो बेसिकली रखते हैं बीच के जो दलाल होते हैं, वो रखते हैं। दलाल इट मीन्स कि जो तुम्हारे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, वो मैं उनको दलाल ही बोलता हूँ, ठीक है। तो वो रखेंगे बेसिकली, वो रख भी सकते हैं, चाहो तो ओरिजिनल तुम भी रख लो, फोटोकॉपी रख लो, लेकिन डॉक्यूमेंट्स, ताकि कल को अगर इनकेस कोई भी मुकरता है, तुम मुकरते हो या वो मुकरता है, तो कोर्ट में कल को साबित करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स हो। वकील से अटेस्टेड होना चाहिए। ये स्टैंप आप ज़रूर देख लीजिएगा। स्टैंप क्या होती है कि कई बार हम नोटरी बना देते हैं तो उसमें प्रॉपर स्टैंप हम वकील से अटेस्टेड नहीं कराते हैं, जो कि मान्य नहीं है, चाहे आप कहीं पर भी जाइए, ठीक है। किसी भी आप कहीं पर भी चले जाइए, किसी भी कोर्ट में चले जाइए, वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि वकील ने अटैच नहीं कर रखा है, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट्स को आपको सबसे पहले यही है, 30 लाख की प्रॉपर्टी लेनी, 10 लाख का जो भी है आपका अमाउंट, आप उसको देखिए।
उसका एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनवाइए, ये अमाउंट ये है। अब आते हैं हम, सेकंड थिंग आती है लोन पे। लोन आपका क्या है, जो बंदा आपको लोन देगा वो आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेगा, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके सैलरी स्लिप, अगर आप वर्क किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आपका सैलरी स्लिप वगैरह लेगा, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपका GST रिटर्न, ITR, सब सारी डिटेल वगैरह लेगा, ठीक है। तो वो आप उसको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कीजिए, सारे ओरिजिनल तो मत कीजिए, सबके सारे डॉक्यूमेंट्स आप उसको फोटोकॉपी दे दीजिए। आपने बाय सेलर के सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए। अब आपको जो लोन देगा वो करेगा, आपको डिसबर्स अमाउंट बताएगा कि हाँ भाई आपको कितना अमाउंट चाहिए और आपको कितना मिल सकता है। मैक्सिमम ये अधिकतर केसेस में यही होता है कि लोग 90% लोन लेना ही पसंद करते हैं कि हाँ भाई मेरे को इतना मैं 90% एटलीस्ट कर दे, चलो भाई मेरे को 10 लाख का लोन चाहिए तो मेरे को 8 लाख रुपए दे दे कम से कम, तो ठीक है। मैं कहूँगा जितने कम से कम हो सके उतना ही कम लोन लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बाद में चीज़ें, और बताऊँगा इसके आगे क्या होता है, क्यों मैं इस चीज़ को बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे करते हैं, आगे वीडियो बताता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले पूरा चेक कर लीजिए कि हाँ भाई आपको लोन इतने का अमाउंट इतना ही चाहिए, पूरा क्लियर कर लीजिए। अब जिस दिन आपका ये अमाउंट डिसबर्स होगा उस दिन आपके पास लोन वाला आएगा, कहेगा सर आपका अमाउंट इतना अप्रूव हो चुका है, अब आप इस पर मेरे को बताइए कि क्या करना है। वो आपको एक लेटर लिख के देगा, एक लेटर लिख के नहीं देगा, सॉरी, लेटर एक कंपनी से, उसी कंपनी का ही होगा, वो डिसबर्स लेटर बोलते हैं उसको, वो आएगा आपके पास, आएगा, आप चेक कीजिए उस पर क्या है, कितना अमाउंट आपको दे रहे हैं, वो कितना अमाउंट आप चाहते हैं, कितना अमाउंट वो दे रहे हैं, और कितना अमाउंट आपका इसमें पूरा रजिस्ट्री में खर्चा कितना लग रहा है। तो ये चीज़ आप पहले से ही पूरा एक बना के रखिए, पूरा एक कैलकुलेशन करके रखिए कि हाँ भाई इतना अमाउंट तो लगता ही है। अब उसने मेरे को बताया कि हाँ भाई चलो इतना अमाउंट हो गया, 10 लाख का अमाउंट चाहिए था, आपने 8 लाख का कर दिया, ठीक है। आपने डिसबर्स लेटर पे आपने सिग्नेचर कर दिया, उस पर एक ROI भी लिखा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली मैंने पहले भी बताया था, इस टाइम पे बाइक लेने का जब मैंने कैलकुलेशन बताया था कि उनके पास ROI का एक कैलकुलेशन होता है कि भाई मैं इतने % पर ईयर के हिसाब से इसका अमाउंट लूँ, इसका इंटरेस्ट लूँगा। अब इंटरेस्ट लेगा तो ठीक है, पर ईयर आपको वो भी चेक करना है कि कितना % आपका इंटरेस्ट बनता है। बेसिकली TP वाले से ना ही लें, मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि TP वालों का जो ROI है वो सबसे ज़्यादा होता है। वो 14% भी हो सकता है, वो 12% भी हो सकता है, वो 13% भी हो सकता है, वो 18% भी हो सकता है। PL इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पर्सनल लोन का भी 18% के आसपास ही होता है। तो बेसिकली वो इस चीज़ को वेरी होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, 10 से 18 के नीचे ही होगा, इतना तक। तो वो अमाउंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप जितना ज़्यादा लोन लेंगे उतना ज़्यादा ROI है या नहीं है, वो आप एक बार चेक कर लीजिए। लेकिन ROI का जो पॉइंट है वो ज़रूर चेक कीजिए, मेरा सिंपल सा पॉइंट यही है। अब आपने चेक कर लिया, ठीक है। अब आपने लेटर सिग्नेचर करके दे दिया, आपका रजिस्ट्री आपको किस दिन करानी है। सपोज़ कीजिए आपको रजिस्ट्री करानी है कि मेरे को 10 तारीख को रजिस्ट्री चाहिए, ठीक है। आपको 9 तारीख को आपको लोन देने वाले का कॉल आएगा, वो आपको बताएगा कि सर आप मुझे कोर्ट में मिलिए, कोर्ट में ही अब जहाँ पर भी जो भी रखा, कोर्ट कह रहा हूँ, रजिस्ट्रार ऑफिस आप जाइए, रजिस्ट्रार ऑफिस में ही मिलेगा वो आपको। रजिस्ट्रार ऑफिस में आप क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये थोड़ा मेन है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या चीज़ आपको बेसिकली चाहिए और क्या चीज़ इसमें ये धांधलेबाजी होती है, क्या होता है, मैं आपको पूरा बताऊँगा। पहली चीज़, आप लोन ले रहे हैं, जो रजिस्ट्री कर रहा है वो वकील आपका खुद का है या नहीं है, पहले आप ये क्लियर कर लीजिए। खुद का है तो उससे पहले पैसों की बात कर लीजिए कि भाई मैं इतना पैसा दूंगा, इतने में मेरी रजिस्ट्री हो जानी चाहिए। अगर रजिस्ट्री ओपन है तो आप किसी वकील के थ्रू ही इस चीज़ को करेंगे, लीगली इस चीज़ को कीजिए, क्योंकि लीगली इस चीज़ को करेंगे तो ये काम आसान होते हैं। अगर आप किसी दलाल के थ्रू फंसेंगे तो वो बहुत बेकार चीज़ है, उसमें फंसिएगा भी नहीं। आपने वकील अपना ले लिया, ठीक है, वकील जाएगा, रजिस्ट्री पूरी दोनों की कराएगा, फ़ोटो होगा, सिग्नेचर होगा, चलो ठीक है, ये हो गया। अब तुम्हारे सेलर को पैसा कैसे मिलेगा? पैसा मिलेगा उसको चेक के थ्रू। और रजिस्ट्री का क्या होगा? चेक कंपनी बना के देगी जो लोन वाली है, वो आपको वो सेलर के नाम से एक चेक इशू करेगी, चाहे वो जितने भी अमाउंट का होगा, 10 लाख 20 लाख जितने भी आप लोन चाह रहे होंगे उतने ही अमाउंट का होगा, ठीक है। और वो चेक उसको मिलेगा, कब मिलेगा? वो मिलेगा रजिस्ट्री के टाइम पे। बेसिकली यही होता है कि रजिस्ट्री के टाइम पे ही उसको चेक मिलेगा,
अब आपकी रजिस्ट्री हुई, आपके ओरिजिनल पेपर्स जो होंगे वो जाएंगे आपके टीपी वाले को। टीपी वाले इट मीन्स कि जो आपको लोन दे रहा है, इस पर्सन को आपको आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स चले जाएंगे, जितने भी ओरिजिनल होंगे ये सारे। आपको मिलेगी फ़ोटोकॉपी, आप उस फोटोकॉपी को रखिए और वही आपका एक आपके पास जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट है वो यही रहेगा। सिर्फ फोटोकॉपी आपके पास रहेगी, आपके पास ओरिजिनल नहीं रहेंगे, ओरिजिनल रहेंगे सब उस कंपनी के पास। अब आप जब आपका लोन क्लियर हो जाएगा, मान लीजिए कि आपका लोन 10 साल, होम लोन तो काफ़ी लंबे चलते हैं, तो कम से कम 10 साल 20 साल जो भी है, इस पर 20 साल बाद मान के चलिए अब आपको ओरिजिनल चाहिए। अब आप क्या करेंगे, आप ये सारे के सारे आरबीआई गाइडलाइंस के थ्रू ही होते हैं, सबके सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबके सब वहीं जाते हैं। उन पर एक आर्काइवल नंबर होता है, वो भी नंबर एक वो आपके रजिस्ट्री के उसमें चिपका हुआ होगा, या फिर आप अपने रजिस्ट्री की फ़ोटोकॉपी लेकर जाइए, आप जिससे आपने लोन लिया उसके पास जाइए, वो आपको डॉक्यूमेंट निकाल के देंगे। अगर मान के चलिए आपके डॉक्यूमेंट्स विद इन 1 मंथ आपका लोन क्लियर हो गया, मेरा लोन आज क्लियर हुआ, मेरे को डॉक्यूमेंट्स, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए 1 महीने के अंदर। वैसे होता है टाइम 5 दिन का, पर मैं 1 महीना रैंडमली फिगर लेके चल रहा हूँ कि चलो ठीक है, हर किसी के पास इतना डॉक्यूमेंट्स को चेक करने का, या फिर इन कंपनी थोड़ा टाइम लेती हैं, तो इन सब चीज़ों को करने के लिए थोड़ा टाइम लगता ही है। अब मैं 1 महीने का टाइम लेके चलिए, 1 महीने के अंदर वो अगर आपके डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं, तो वो 5% आपको आपकी रजिस्ट्री का पर डे का देंगे। ये भी एक आरबीआई गाइडलाइन के थ्रू है। आरबीआई गाइडलाइन मेरे को ये कहती है कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स अगर कोई भी कंपनी टाइम पर कस्टमर को नहीं दे रही है, तो 5% और रजिस्ट्री का पर डे देगी। ये भी एक फ़ाइन है, ये फ़ाइन लगता ही है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है, इस चीज़ को भी ये चीज़ आपके बाद में काम आएगी। अब आपने वकील को पैसे दे दिए, ठीक है। अब जिसके थ्रू आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, पहले तो किसी के थ्रू मत लीजिए, खुद रिसर्च कीजिए कि कहाँ पर कितनी प्रॉपर्टी है, किसका घर है क्या नहीं है, आपको चाहिए, आपको पसंद है नहीं है, जो भी है पहले खुद ही क्लियर कर लीजिए, मालिक का पता कीजिए, किसी के थ्रू मत लीजिए। मैं तो खैर यही कहूँगा, किसी के थ्रू लेंगे आपको उसको कमीशन आज की डेट में शायद 2 या 3 5% ये कमीशन डीलरों ने कर रखा है, इतना परसेंट वो लेते हैं आपके टोटल प्रॉपर्टी का अमाउंट का। जितना आपका अमाउंट आपका मान के चलिए 30 लाख की प्रॉपर्टी है, तो उसका 5% जो भी जितना बनता है 45 या जो भी है, इतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा। तो 45,000 या जो भी है, इतना 5% या 4% 2%, हर किसी डीलर का अलग अलग हिसाब किताब है, ये इतना ही लेते हैं। सेफ़ एंड सिक्योर चलने का यही था कि आप जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हो, उसके लिए आप अलग से सबसे पहले एग्रीमेंट बना के रखिए, अपने डॉक्यूमेंट सारे क्लियर रखिए। किसी भी चीज़ में कोई भी क्लैरिटी चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं कि भाई ये चीज़ है, इसमें क्या क्या चीज़ और हो सकती है। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले बता ही दिए हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। इनके अलावा वैसे और कोई डॉक्यूमेंट्स होता भी नहीं है, ठीक है, कि जो आपको प्रॉपर्टी लेने के टाइम पे चाहिए। अब जो लोन वाले हैं वो आपकी वेरिफिकेशन भी करेंगे। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं तो आपकी वेरिफिकेशन भी होगी, वहाँ भी आएंगे, वहाँ भी चेक करेंगे। तो ये सब चीज़ें थोड़ी होती हैं, ये हर कोई करता है भाई। सिंपल चीज़, मैं अगर किसी को 10 रुपये दे रहा हूँ या 10 लाख भी दे रहा हूँ, तो वो सब मैं भी तो देखूंगा यार, बंदा कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है। तो वो सब चीज़ें भी हैं, इस चीज़ को आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था सबसे लास्ट में कि आरओआई क्यों कम होना चाहिए। आरओआई का बेसिकली क्या होता है कि ये आपके अमाउंट जो है काफ़ी लंबी चलेगी। मान के चलिए मेरा 20 लाख का लोन है, अब मैंने अगर ये 10% के हिसाब से लिया, अब आप लगाइए साल के हिसाब से अगर आप जोड़ देंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। सपोज़ कीजिए मैंने 20 लाख का लोन लिया, तो मेरे को 40 लाख का पड़ेगा ये 20 साल बाद। एक अच्छी चीज़ ये है इसमें कि आप चाहो तो इस आरओआई को थोड़ा कम करवा सकते हो। इसमें क्या होता है कि कुछ अमाउंट आप एक साथ में पे करके, तो एक साथ में जैसे मान के चलिए मेरे को 20 लाख का लोन है, 5 लाख मैं चाहता हूँ कि मेरे पास आया, मैं पे करना चाहता हूँ, तो वो आप अपने कि जो भी टीपी आप उससे बात कीजिए, आपको बताएगा, फिर से वेरिफिकेशन होगी, फिर से चीज़ें चलेंगी, फिर से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह शायद फिर से दोबारा देने पड़ेंगे। शायद हो सकता है ऐसा कि दोबारा देने पड़े, वैसे देने नहीं पड़ते हैं। फिर से आपका एक चेक बनेगा, वो आपका उस पर्सन को जाएगा। तो ये सब चीज़ें चलेंगी, इसके थ्रू भी आपका हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है।
हो सकता है वो 40 लाख का 35 हो जाए। 35 तो आप 5 लाख तो आप अभी दे रहे हो, तो उसको कोई मतलब नहीं बनता है, आपका सेंस नहीं बनता कि कम होने का, कि कम होगा, फिर प्रॉपरली पूरा पूरा ही कम हो जाएगा। आप लोन को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ये इसी के अंदर ही आता है जो मैंने बताया आपको। शायद वो लोन ट्रांसफ़र का ही है, उसका मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर होता यही है, प्रोसेस यही है। थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया है कि ये चीज़ भी होती है, बट मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें आप ना करो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स जब तक आपके ओरिजिनल आपके पास नहीं होंगे तब तक आप ये सब चीज़ें ना ही करें तो ही ज़्यादा ठीक है। आप टाइम पर लोन क्लियर कीजिए, टाइम पर ही चीज़ों को समझते हुए चलिए। लोन लेने से पहले सावधानी ज़रूर रखिए इन सब चीज़ों का। तो बेसिकली मेरा मेन कंसर्न मेरा यही था कि कोई भी पर्सन लोन ले रहा है तो उसको पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम नहीं देते हैं, ये गलती करते हैं। मैं कुछ चीज़ों पर मैंने भी गलती की है, लेकिन मैंने उनको टाइम पे समझ लिया था। ऐसा नहीं कहूँगा कि हाँ कि मेरे को पहले से ही सब कुछ आइडिया था, लेकिन नहीं, मैंने भी पता किया, बहुत जगह पता किया, चीज़ें पता चली तो उनके ऊपर कैसे सुधार हो सकता है वो भी चीज़ मैंने जानी। और आज की डेट में मतलब ऐसा है कि ठीक है, मैं उस चीज़ को अभी चला रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है होम लोन है, काफ़ी लंबा चलेगा, ठीक है, मैं भी तैयार बैठा हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या क्या ही डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बाकी अगर आपको कुछ ऐसा इशू लगता है कि हाँ मैं कोई चीज़ आपको लगता है पूछना चाहिए, आप पूछिए। मैं तो बिंदास, मेरा कमेंट बॉक्स ऑन ओपन है यार, तुम कुछ भी पूछो तुम मेरे से, उसके बारे में प्रॉपरली 0 to 1 आपको सारी डिटेल दूंगा, 0 to 100 सारी डिटेल आपके पास रहे, आपको मैं दूंगा। कोई भी चीज़ रहती है, जैसे बेसिकली होता क्या है कि अधिकतर लोगों को रजिस्ट्री में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि रजिस्ट्री में क्या होता है, क्या नहीं होता है। रजिस्ट्री में आपके सबसे पहले आपकी ज़मीन की पूरी डिटेल होगी, ये हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, आप जिसमें चाहो आप करवाओ। मेरी बात मानो तो इंग्लिश में कराओ तो ज़्यादा बेटर है, इंग्लिश में थोड़ा समझने में आसानी होती है, हिंदी में कराओगे तो थोड़ा समझ में नहीं आता। मेरे को खुद समझ में नहीं आता है, मेरे को भी समझ में नहीं आया था जब मेरी रजिस्ट्री हुई थी, तो मैंने हिंदी में लिखा हुआ था सब कुछ, मेरे को समझ में नहीं आया, तो थोड़ा इंग्लिश में मैंने उसको कन्वर्ट करके देखा कि क्या है क्या नहीं है, तब जाके थोड़ा बहुत पता चला कि हाँ भाई ये क्या होता है। पूरा क्लियरिटी उस टाइम भी मेरे को थोड़ी बहुत क्लियरिटी पहले से थी, थोड़ी उस टाइम पे और ज़्यादा क्लियरिटी आ गई। तो उसमें पूरी डिटेल होती है कि कितना गज है, यहाँ पर गज का हिसाब किताब चलता है। मैं फरीदाबाद की बात बता रहा हूँ अभी आपको, हर स्टेट में अलग अलग है। आई थिंक जैसे देहरादून है, देहरादून में शायद बिस्वा करके कुछ है, वो मेरे को समझ में नहीं आता, आज तक भी नहीं आता। स्क्वायर फीट के हिसाब मेरे को पता है, स्क्वायर फीट का हिसाब मैं जानता हूँ, उससे वो उसके बारे में चलो कभी और बात करेंगे, उसके बारे में मैं क्लियरिटी दूंगा। अगर कोई जानना चाहता है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको पूरी क्लियरिटी दूंगा क्या क्या चीज़ होता है, कैसे होता है। बेसिकली आपके रजिस्ट्री में यही चीज़ें होती हैं कि हाँ भाई आपका ये सेलर कौन है, कितना इसने अमाउंट पे लिया था, ये जो भी घर आप ले रहे हो, कितने गज ज़मीन पर ये बना हुआ है, कितना इसका उत्तर है, कितना इसका पूर्व है, कितना इसका पश्चिम है, ओपन में कितना है, फ्रंट कितना है, बैक कितना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। बेसिकली इन चीज़ों को, ये चीज़ें डिटेल आपको कहाँ से मिलेंगी, ओल्ड सेलर के, जो आपको सेलर आपको बेच रहा है उसके डॉक्यूमेंट से आपको सारी डिटेल मिलेंगी। अब आपने देख लिया, इसमें एक और डॉक्यूमेंट्स है जो मैं थोड़ा भूल गया था उस टाइम पे, अभी फिर से बता रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स है आपका मोटेशन बोलते हैं इसको। बेसिकली होता है टैक्स। जो भी आप ज़मीन बेच रहे हैं, मान के चलिए अगर आपके पास सेल चेन है, मैं आपको इसका पूरी क्लियरिटी देता हूँ इसमें है क्या। सेल चेन है, सेल चेन चलती हुई आ रही है ABCDE से। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, डी ने ई को। अब इस बीच में मान के चलिए ए ने जब तक बी को बेचा उस टाइम पे उसने उसका एक म्यूटेशन बेसिकली होता है टैक्स, जो हम गवर्नमेंट को देते हैं अपनी ज़मीन पर, हाउस टैक्स बोल सकते हैं इसको, एक तरीके से, ठीक है। तो ये टैक्स होता है एक तरीके का। तो ये जब गवर्नमेंट के खाते में गया ही नहीं, तो ये ज़मीन ऊपर के लोग तो खैर बेच देते हैं। जैसे मान के चलिए बी ने बेच दिया सी को, सी ने डी को, इन्होंने कभी म्यूटेशन का कभी पेपर ही चेक नहीं किया, कभी भरा ही नहीं, टैक्स ही नहीं भरा। तो लास्ट में क्या होगा, जब आपकी रजिस्ट्री आपके नाम पे हो जाएगी, मान के चलिए रजिस्ट्री मेरे नाम पे होगी, ई के नाम पे होगी, अब ई पर्सन को भरनी पड़ेगी ये सारी, इतने सालों का, जितने भी सालों का होगा, क्योंकि रजिस्ट्री आपके नाम पे है। तो ये चीज़ आप क्लियरिटी पूरा क्रॉस चेक जरूर कीजिए कि आपका जो घर है उस पर म्यूटेशन का पेपर
जो सेल चेंज वो देगा, सेल डीड जिसको बोलते हैं, जब वो सेल डीड देगा तो उस पर म्यूटेशन का पूरा वो क्लियरिटी पूरा चेक करके दीजिए कि भाई उसमें जो आपका म्यूटेशन का पेपर है वो है कि नहीं है। नहीं है तो बोलिए कहाँ है, और नहीं अगर आपको तब भी क्लियरिटी नहीं आती है, आप रजिस्टर ऑफिस तो जा ही रहे हो, वहाँ से चेक करवाइए। वहाँ पर हैंड टू हैंड चेक होता है, हैंड टू हैंड चेक होता है। हैंड टू हैंड क्या इट मीन, जो आपने वकील कर रखा उसको बोलिए, वो आपको पूरा क्लियरिटी देगा। तो ये एक लास्ट पेपर था जो मैंने थोड़ा बताना भूल गया था। तो ये एक पेपर है, इसको भी ज़रूर से आप ध्यान रखिए। तो अब तक अगर मैं कुछ वैसे कुछ रहता नहीं है, अगर कुछ आपको कुछ लगता है, कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछिए, इसमें आप ज़रूर ही पूछिए। मैं मानूंगा कि अगर आप जिस प्रॉपर्टी जो बंदा लेना चाह रहा है या ले रहा है, अगर वो लोन के थ्रू ले रहा है तो मैं उसको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है, बाकी और कुछ होता नहीं है। एक बाकी और इनके अलावा और कोई पेपर की ज़रूरत भी नहीं होती है। बाकी सारा का सारा जो लोन अमाउंट जो लोन करवाते हैं उनको सारी डिटेल पता ही होती हैं। और आप सतर्क रह के चलेंगे तो ज़्यादा सही है, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा तो आप कम से कम इस चीज़ को समझ सकेंगे कि जो काम 10 साल में हो सकता है उसके लिए 20 साल क्यों लगाने हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। बेसिकली मैंने ये वीडियो इसीलिए ही बनाई है कि अगर किसी को भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो वो आप मेरे से डायरेक्टली पूछें। डायरेक्टली आप कमेंट में कर सकते हैं, वरना DM कर दीजिए, मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक अपने ID में दे दूँगा। आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। चाहे ये चीज़ अब हर किसी के लिए थी, चाहे वो फ्लैट ले रहा हो, घर ले रहा हो, ये सारी डिटेल है। और आई थिंक इनका रजिस्ट्री का कुछ एक परसेंटेज होता है। परसेंटेज इट मीन्स कि रजिस्ट्री आपको किसके नाम पे करानी है। बॉयज़ के नाम, मेल के नाम पे शायद 7% का है, 7% जो गवर्नमेंट को जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है। और गर्ल्स के नाम पर है शायद, लेडीज़ का जितना भी है उनका 5% है। तो आप देख लीजिए, आपको अपने नाम पे कराने हैं तो आपका 7% आपको वहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्टर ऑफिस में। और अगर आपकी वाइफ है, जो भी है, अगर आपकी मम्मी है, वाइफ है, अगर लेडीज़ के नाम पे कराना है तो वो 5% आपका लगेगा। तो आप इसका भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये भी थोड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ है। इन चीज़ों का आपका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में ये कहूँगा, जितना आप इस चीज़ में सतर्क रह के चलेंगे उतना ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी कभार क्या होता है कि आपने प्रॉपर्टी देखी, आपको पसंद आई, आपने ली, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, डॉक्यूमेंट्स से मतलब कहीं से गायब हैं। अब क्या है कि आपने लोन वालों को पहले चेक करा लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप बाद में फंसेंगे तो आपका बयाना का अमाउंट भी वापस नहीं आएगा और आप फंसे के रह जाएंगे, परेशान और रहेंगे, भागा दौड़ी होगी वो अलग। तो इसी चीज़ में थोड़ा संभल के काम कीजिएगा। मेरा मेन मोटिव यही था इसी वीडियो को बनाने का। भाई अगर किसी को भी लगता है कि मैं अगर इस तरह की चीज़ों से जूझ रहा हूँ तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप, पूछें। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने इसीलिए ही बनाई है। अगर कुछ भी आपको लगता है प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।